नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे थे मुर्दहिया आत्मकथा, और मुर्दहिया आत्मकथा का आज जो है पांचवा खंड यहाँ से प्रारंभ होता है। और पांचवें खंड का नाम है भूतनिया नागिन। भूतनिया नागिन यह पांचवें खंड का नाम है। याद रखिए, पूछा जा सकता है। यह सब कुछ निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं, और आपका शुल्क केवल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना यही है। ज़्यादा आज तक हमने शुल्क लिया नहीं है, और बाकी आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन वर्तमान में जो है फ़िलहाल शुल्क आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना यही है। यह प्रारंभ करने से पूर्व बताना चाहता हूँ, कल जो है कल के वीडियो में थोड़ी सी एक गलती हो गई मेरी। क्योंकि झिंगुरी और रेउआ यह जो है मछलियों के नाम हैं। मैंने गलती से नदियों के नाम बता दिए हैं, लेकिन झिंगुरी और रेउआ यह जो है मछलियों के नाम हैं। जो आवाज़ निकालती है ये मछलियाँ झिंगुरी और रेउआ। रेउआ यह जो है मछलियों के नाम है। कल मैंने नदियों के नाम बताए थे, लेकिन ये शाम के समय वो इसके आवाज़ों के साथ मेंढक भी आवाज़ लगाते, ऐसा कुछ तो था वहाँ पे। हम देखते हैं वहाँ पन्ना निकाल के। ये देखिए यहाँ पर है। पुराने रूप में तब्दील झिंगुरी तथा रेउआ की निरंतर जारी रहने वाली चिचियाती टरटराती, यानी वह रेउ झिंगुरी और रेउआ यह जो है यह मछली है, और वो चिल्लाती है, चिचियाती थी, ऐसे ची 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 ऐसे करके। बहुत शाम के समय में यदि आप नदी किनारे जाते हो तो बहुत सारी आवाज़ आती है। उसमें से ये चिल्लाने वाली दो मछलियाँ थी, और इसके साथ मेंढक भी टरटराहट मिलाकर आवाज़ लगाते थे और किसी को सोने नहीं देते थे। याद रखिए, यही गलती हुई थी। झिंगुरी और रेहुआ जो यह दोनों मछलियों के नाम थे, मैंने नदियों के नाम बताए थे, याद रखिए। ज़्यादा कुछ ये नहीं था। अच्छा हुआ बताने के लिए धन्यवाद आपका। मेरे ख्याल से नीतू यादव जी ने बताया था, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि किसी की गलती बताना बहुत बड़ी बात होती है, और वह आपने किया है, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतनिया नागिन। जैसा कि हमारे गांव में एक नट परिवार रहता था, यानी लेखक के परिवार गांव में जो है एक नट परिवार रहता था। नट यानी जो अभिनय करने वाला, जिसके मुखिया सोफी थे। यह नट परिवार इस्लाम धर्म को मानता था। यानी जो नट परिवार था वह किस धर्म को मानता था? तो इस्लाम धर्म को मानता था, याद रखिए। किंतु कभी वे नमाज आदि नहीं पढ़ते थे। यानी इस्लाम धर्म को नट परिवार मानता था, लेकिन वो नमाज आदि नहीं पढ़ते थे। आज जो है मेरी सर्दी हुई है, गले में खराश है, तो थोड़ी सी आवाज़ आज अब आएगी, लेकिन हम क्लास ले लेंगे। इसमें कोई ये नहीं है, हम क्लास ज़रूर ले लेंगे। कहाँ गया अभी ऊपर ना भी। सर्दी है, क्योंकि यहाँ वहाँ का पानी पीने की वजह से, मौसम चेंज होने की वजह से। हमारे यहाँ बारिश है, लेकिन बारिश का मौसम है फिर, लेकिन धूप तो इतनी तेज़ है कि पूछो ही मत। तो यहाँ वहाँ घूमने के बजाय उसमें, तो इसकी वजह से जो है सर्दी हुई है, तबीयत ख़राब है। लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, उतनी ख़राब नहीं कि हम पढ़ा नहीं सकते। सर्दी है, थोड़ी सी निकल जाएगी। जैसा कि यानी लेखक के गांव में एक नट परिवार रहता है, और वो इस्लाम धर्म को मानता है, लेकिन वो नमाज वगैरह कुछ नहीं पढ़ते थे। उनका रहन सहन सब कुछ हिंदुओं जैसा था। यानी नट परिवार हिंदू ही था, लेकिन वो इस्लाम को मानने वाला था, इस्लाम धर्म को मानने वाला था। तो इसलिए वह नमाज वो कुछ भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन सब कुछ रहन सहन जो है उनका हिंदुओं की तरह था। यह परिवार सही मायनों में धर्मनिरपेक्षता की एक ज्वलंत मिसाल था। अभी याद रखिए, मुर्दहिया आत्मकथा में धर्मनिरपेक्षता की मिसाल किस परिवार को कहा गया है? नट के परिवार को कहा गया है, याद रखिए, पूछा जा सकता है परीक्षा में। धर्मनिरपेक्षता यानी किसी धर्म का नहीं, सभी समभाव की एक ज्वलंत मिसाल था। सोफी की बड़ी बेटी ललती, यानी सोफी की बड़ी बेटी का नाम क्या था? ललती था, जिसे समस्त ग्रामवासी नटनिया कहते हैं। यानी सोफी जो है उस परिवार का मुखिया था, और मुखिया की बेटी का नाम ललती था, और पूरे जो ग्रामवासी थे धर्मपुर के, वह ललती को नटनिया कहते थे। याद रखिए, नाम से पुकारते थे। वह मुझसे अंग्रेजी सीखने के लिए आती उत्सुक हो गई। यानी वह ललती ने जो थे
लेखक से अंग्रेजी सीखी थी, से अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हो गई थी। वह पूर्ण रूप से वह पूर्ण रूपेण अनपढ़ थी, यानी वो बिल्कुल अनपढ़ थी, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, किंतु अंग्रेजी के विचित्र बोल ने उसे बेहद प्रभावित कर दिया था। नटनीय अति प्रति मोहक होने के साथ 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 एक अत्यंत कुशल नर्तकी थी, यानी वह बेहद प्रभावित हुई अंग्रेजी से। अंग्रेजी के जब लेखक बोलते थे तो उस बोल से वह प्रभावित हुई और अंग्रेजी सीखने के लिए आ गई। नटनिया यह जो थी वह अमोहक व अप्रतिम थी और उसके साथ वह कुशल नर्तकी थी। नर्तकी कुशल नर्तकी थी। नर्तकी और कुशल नर्तकी में अंतर होता है। उन दिनों उन दिनों दिन भर मजदूरी करने के बाद दलित प्राय विभिन्न गांवों में ढोल की थाप पर लोक गायन के साथ अपनी थकान मिटाया करते थे। यानी पहले के ज़माने में आज के जैसा टेलीविज़न नहीं था, टीवी मोबाइल तो नहीं थे, लेकिन टीवी नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो पहले के ज़माने जो थे, दिन भर दलित लोग जो थे मज़दूरी करते थे, खेत में काम करते थे और शाम के समय में किसी आसपास के गाँव में यदि यह नर्तकों का कार्यक्रम होता था, तो वहाँ जाकर अपना मनोरंजन करते थे, थकान मिटाते थे। ढोल चाहे किसी गाँव में बजे, उसकी ध्वनि सुनते ही नटनिया जहाँ भी हो थिरकना शुरू कर देती थी। नाचना किसी से सीखा नहीं था, किंतु उसे देखते ही ऐसा लगता था कि मानो वह नाचते ही पैदा हुई थी। यानी उसने नाचना किसी आज के ज़माने में उस ज़माने में आज के जैसा कोई क्लास नहीं था कि नृत्य सीखने का क्लास लगाइए, नहीं तो लगा देती थी। लेकिन उसने कभी नाच नहीं सीखा था, लेकिन फिर भी वह ऐसा लगता था उसका नाच देखकर कि वह नाचते हुए ही जन्म लेकर आई है। उसके अंग प्रत्यंग नृत्य कला के कल पुर्जों जैसे लगते थे। यहाँ तक कि संध्या होते ही मुर्दहिया से चढ़कर लोटी गाय भैंसों की बाँव बाँव वाली सुन धुन पर भी वह नृत्य की दो चार छलांगे लगा लेती थी। यानी जो गाय भैंसें किस प्रकार आवाज़ लगाती थी, बाँव बाँव की आवाज़ें लगा देती थी। अ, हमारे बाजू में एक भैंस है, वह कभी कभी चिल्लाती है, आवाज़ निकालती है, तो उसकी आवाज़ बहुत सारे वीडियो में रिकॉर्ड हो चुकी है हमारे। आप सुन सकते हो कि भैंसों की आवाज़ किस प्रकार होती है। तो बाँव-बाँव की आवाज़ पर भी वह नर्तकी जो है वह कभी-कभी 1 2-4 छलांगे लगाया लेती थी। हम जब मुर्दहिया पर गोरू गोरू चराने जाते, नटनिया अपनी झोपड़ी से निकलकर हमारे बीच आ जाती। यानी जब वो गोरू चराने जाते थे, गोरू यानी जो जानवर है वह चराने जाते थे, तो नटनिया जो थी वह अपनी झोपड़ी से निकलकर लेखक के पास उनके पास आती थी और सबके साथ लखनी, ओला-पाती तथा चिल्लिया चिल्लोर आदि सारे खेल खेलती थी। यानी नटनीय लेखक के साथ तथा अन्य साथियों के साथ कौन-कौन से खेल खेलती थी? लखनी, उल्लापाती, चिल्लिया, चिल्लोर, ये सारे खेल खेलती थी। इन सब के अंत में हम प्राय अपनी गोरू हाँकने वाली लाठियों को किसी मेड़ या झाड़ी से ओढ़ ओढ़ ओट बाँधकर 2 सूखी लकड़ियों से लाठी पर नगाड़े की तरह बजाना शुरू कर देते थे, जिसके साथ ही शुरू हो जाती थी नटनिया की अनोखी नृत्य कला। शायद दुनिया की वह पहली नर्तकी थी। यानी लेखक किसको, नटनिया को जो है पहली नर्तकी मानते हैं, याद रखिए। जो मेरे जैसे नवसीखुए यानी नए-नए सीखने वाले को लट्ठ वादकों की लक्कड़ ध्वनि पर किसी शमशान में यूं ही नाचने लगती थी, यानी शमशान में नाचने लगती थी। कालांतर में नृत्य कला में उनकी स्वाभाविक सहजता ने ही उसे बदनामी का शिकार बना दिया। यानी वो स्वाभाविक रूप से वह नेचुरलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से वह नृत्य करती थी, लेकिन उसी स्वाभाविक रूप से वह एक सादे भोलेपन से, प्राकृतिक स्वभाव से ही उसको अपमानित किया, बदनामी का शिकार बना दिया। मैं जब भी शाम के समय स्कूल से लौटते हुए मुर्दहिया से गुजरता था, वह झोपड़ी से निकलकर रास्ते में अपने अपने अंगवार दोनों बाहों में समा जाने वाले किसी पेड़ के तने को पकड़ लेती और अपने मुंह को निरंतर कभी दाएं तो कभी बाएं घुमाते हुए मुझसे कहती, हमहू के अंग्रेजी या पढ़ाओ रे बाबू, यानी हमको अंग्रेजी पढ़ाओ। वह ऐसा कहते हुए एकदम दिनहीन हो जाती थी। मैंने शुरू में उसे चिकनी ज़मीन पर खपड़े से लिखकर कुछ अक्षर सिखाने की कोशिश की। यानी चिकनी ज़मीन पर खपड़े से लिखकर कुछ अक्षर लिखाने की कोशिश किसने की थी? तो लेखक ने नटनिया को सिखाने के लिए की थी, याद रखिए। किंतु उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था, यानी कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन एक आवा से
निकला निकला हुआ नया थपुआ लेकर आई। उस समय घर की छपाई के लिए कुम्हार गांव में ही मिट्टी से थपुआ यानी टाइल पात कर हवा में आग से पका लेते थे। यानी ये आज भी कहीं कहीं घर दिखाई देते हैं। ये इस प्रकार के ऐसे ये होते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे होते हैं। ये ऐसे होते हैं। ये ऐसे ऐसे मुझे बराबर निकालना नहीं आ रहा है, लेकिन ये इस प्रकार के ऐसे लाइन से घर पर रखे जाते हैं और ये यहाँ से जो है ऐसे पानी नीचे जाता है। खैर छोड़िए। अ, मिट्टी से थपुआ यानी क्या, टाइल पात कर हवा में आग से पका लेते थे। वह कहने लगी कि मैं दुधिया से थपुआ पर लिख कर पढ़ाऊँ। यानी वह कहती थी कि दुधिया से थपुआ पर लिखकर मैं पढ़ाऊँ। मैं वैसा ही करने लगा। ABCD तो उसने पहले दिन ही रट लिया था। यानी ABCD जो थे पहले दिन ही रट लिया था। यह छोटा बच्चा है, तुरंत बोल सीखता है तो वह भी ABCD बोलने लगता है। किंतु लिखना असंभव हो गया। मैं उसके हाथ में दुधिया पकड़वा कर लिखता था। यानी तो ऐसे एक हाथ पकड़ कर लिखवाते थे लेखक। किंतु जब वह सोई लिखती तो उसका हाथ कांपने लगता। शीघ्र ही उसने कांपते हाथ नाचने की मुद्रा में आ जाते थे। वह मेरी विकट शिष्या थी। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उसे लिखना नहीं सिखा पाया। अब वह इस बात पर जिद करने लगी कि वह अंग्रेजी बोलना सीख जाए। उसने मुझसे पहला अंग्रेजी अनुवाद पूछा। यानी पहला अंग्रेजी वाद नटिया ने लेखक को क्या पूछा? पिपरा पे गिधवा गिधवा बैठल हयुओ। यानी पिपरा पे यानी पीपल पर गिधवा जो है, गिधड़ जो है बैठा है, उसको अंग्रेजी में कैसा बताते हैं? मैंने उसे बताया, वर्ड्स आर सिटिंग ऑन पीपल ट्री। ऐसे बताया लेखक ने। यह वाक्य उसे इतना भाया कि उसने इसे तुरंत रट लिया और यही यही वाक्य उसने जीवन का तकिया कलाम बना गया। वह जब भी मुझे देखती, वर्ल्स वर्ड्स आर सिटिंग ऑन पीपल ट्री ऐसे ही मेरा स्वागत करती। इतना ही नहीं, वह किसी अन्य से भी बातें करते समय इन्हीं जुमलों को दोहराती रहती थी। किंतु सबसे मज़ेदार बात यह थी कि वह जब भी उन गिद्धों वाले पीपल जो उसकी झोपड़ी से मुश्किल से 100 कदम दूर था के पास होती, जोर जोर से चिल्लाकर कहती, वर्ल्स वर्ड्स आर वर्ड्सवर्थ आर सिटिंग ऑन पीपल ट्री। यानी वह बतख जो है वह उस पीपल के पेड़ पर बैठे हैं। नटियानी की नट नटनी नटनिया की विचित्र शैली से में बोले जाने वाले इस वाक्य में शीघ्र ही गांव में कुतूहल के साथ कोहराम मचा दिया। मेरे घर वाले मुझे कहने लगे, ईतवारिया निकली गयल। यानी ईतवारिया निकली गई, यानी यह तो आवारा हो गया है। ऐसा ईतवारिया निकली गयल अर्थात यह आवारा हो गया है। यानी उसको लेखक को कहते हैं। मेरे लिए यह एक नई मुश्किल थी। ये एक लेखक के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। वह हमेशा अपनी उसी स्वाभाविक मुद्रा में किसी पेड़ को किसी पेड़ को ऐसे दोनों बाहों में पकड़कर ये होती थी, खड़ी रहती थी। अंगवार में भरकर दाएं बाएं मुंह फेरती हुई मेरा रास्ता रोक लेती और आगे कुछ और सिखाने की विनती मैंने उसे अनेक छोटे छोटे वाक्यों वाला अनुवाद सिखाया। किंतु गिद्धों वाला वाक्य उस पीपल के पेड़ से उतरकर उसके मस्तिष्क में हमेशा के लिए छा गया था। बात की बात में वह उसी को दोहराती। उसके द्वारा बार बार दोहराए जाने वाले इस वाक्य ने मुझे दलित बस्ती का सबसे बड़ा आवारा बना दिया। यानी उस लड़की को सिखाया और वो लड़की जो है नटनिया जो वही वाक्य दोहरा रही है, वही वाक्य कह रही है, तो उसके कारण वो लेखक के घर वाले तथा दलित बस्ती के अन्य लोग जो है लेखक को ही आवारा समझने लगे, लड़के को ही। उस समय मैं अभी 7वीं कक्षा में ही पढ़ रहा था। फिर भी कोई मुझसे कुछ सीखना चाहता तो मैं उसे बहुत मानने लगता था तथा शिक्षा में तल्लीन हो जाता। यानी कोई लेखक से कुछ सीखना चाहता है तो लेखक तल्लीन होकर सिखाते थे। किंतु पारंपरिक ग्रामीण समझ में यदि दो पात्र कहीं बात करते हुए भी दिख जाए तो कल्पना की उड़ान उन तमाम अंधेरे गलियारों से होते हुए झाड़ झंकारों तक समा जाती थी। यानी ग्रामीण भाग में
दो इंसान बातें कर रहे, तो देखने वाले जो है या अन्य लोग जो है वह कल्पना की किस स्तर पर जा सकते हैं कुछ बता नहीं सकते। और उसमें लड़की और लड़का उस अंधविश्वास के ज़माने में बात कर रहा है, तो सोचिए उसके बारे में क्या क्या लांछन लोगों ने लगाए होंगे। हमारे गांव में तो पूरा एक एक घना जंगल ही था। अंत ऐसी काल्पनिक उड़ानों के लिए यह एक स्वाभाविक रंगमंच था। कुल मिलाकर मैं अत्यंत तनावग्रस्त रहने लगा। इसी बीच एक दिन मैं स्कूल से शाम को वापस आ रहा था। अचानक देखा कि मुर्दहिया के पास एक झाड़ी से होकर नटनिया चिल्लाते हुए बेतहाता भाग रही थी। यानी एक दिन लेखक शाम के समय स्कूल से आ रही थी और नटनिया जो है जंगल से चिल्लाते हुए भाग रही थी। मुझे देखकर उसने साफ-साफ चिल्लाया, यानी लेखक को देखकर उसने साफ-साफ कहकर चिल्लाया। तब तक वहाँ कुछ चरवाहे आ गए। मैं एक बच्चे से लाठी लेकर सांप के पीछे दौड़ा। वह बगल के धान के खेत में मेड़ के किनारे-किनारे चलने लगा, यानी साँप। खेत में पानी भरा हुआ था। मैंने सोचा कि यह पानी वाला साँप डोरहा होगा, यानी जो पानी में रहता है साँप, उसको क्या पानी में जो रहने वाला साँप है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, स्नेक। तो वह पानी में रहने वाले सांप को क्या कहते हैं, तो डोडहा। डोडहा यानी एक पानी में रहने वाली सांप की प्रजाति है, याद रखिए, डोडहा, पानी में रहने वाला सांप। डोडहा यानी पानी में रहने वाला सांप, याद रखिए। डोडहा विषहीन होता है, यानी डोडहा सांप जो है वह विषहीन होता है, उसको विष नहीं होता है, इसलिए ग्रामीण बच्चे इससे नहीं डरते। मैंने डोडहा के चक्कर में मेड़ से सटकर भागते हुए सांप को एक लाठी मारी। यानी मेड़ में भागते हुए लेखक ने सांप के पीछे भागते हुए एक लाठी मारी। वह तुरंत खड़ा होकर बड़ा फन फैलाकर मेरी तरफ काटने के लिए मुड़ा, यानी लेखक को काटने के लिए मुड़ा। मैं थरथराती हुई लाठी से बगल से प्रहार करके सांप को पानी में गिराकर अंधाधुंध लाठी चलाता रहा। अनगिनत लाठी मारने के बाद जब थक कर चूर हो गया तो देखा कि सांप अभी भी पूंछ हिला रहा है। ये ऐसा होता है, वो आप सांप को पूरा मार ही भी दो, उसका मुंह पूरा ये कर दे दो, निकाल दे दो उसको, मुंह पर जैसे खून निकाल दो, फिर भी उसकी पूंछ जो है हिलती रहती है। मैंने अभी 10-15 दिन पहले यह दृश्य देखा है। एक सांप निकला था, बहुत बड़ा था, लोगों ने मारा उसको, लेकिन फिर भी उसकी पूंछ जो है हिल रही थी। उसके पेट में लाठी डालकर सांप को बाहर जमीन पर फेंका। अन्य चरवाहे ने उसके मुंह को कुचलकर पितला कर दिया। फिर सारे चरवाहे कहने लगे, यह तो बड़ा पुराना गेहूँवन सांप है। यानी वह लेखक क्या समझ रहे थे, तो लेखक जो है वह उसको पानी में रहने वाला डोरहा सांप समझ रहे थे, लेकिन अन्य चरवाहे क्या कहने लगे, यह तो गेहूँवन सांप है, याद रखिए, गेहूँवन सांप है, यानी गेहूँवन सांप है, इसकी पूंछ झड़ गई है, इसलिए यह 100 साल पुराना है। यानी गेहूँवन सांप की जो पूंछ जो है झड़ गई, यानी निकल गई है, तो इसलिए यह 100 साल पुराना सांप है। वास्तव में हमारे गांव में पूंछ झड़े झड़े सांप के बारे में ऐसा ही अंधविश्वास था। हमारे गांव वाले यह भी विश्वास करते कि यदि मंगलवार को किसी को कोई सांप काट ले तो उसे जहर नहीं चढ़ेगा। यानी गांव में अंधविश्वास फैला था, तो वो कहते कि मंगलवार के दिन किसी को सांप ने काट लिया तो उसको जहर नहीं चढ़ेगा। भले ही वह ऐसा ही हो सकता था कि मंगलवार के दिन सांप ने काटा है और वह सांप जो है विषहीन है, उसमें कोई विष ही नहीं है, तो ये ऐसा ही होता था ना। इस अंधविश्वास के कारण लोग पानी वाले विषहीन सांप डोरहा को पकड़ पकड़ कर उससे अपने को कटवाने की कोशिश करते रहते थे। यानी वह जो गेहूँन डोरहा सांप है जो पानी में रहने वाला, उसमें विष नहीं रहता, वह लोग जो है उस सांप को पकड़ कर मंगलवार के दिन कटवा लेते थे। इसी कोशिश के चलते मैं स्वयं पानी में भागते एक 1-2 फीट लंबे डोरहे के बच्चों को पूंछ की तरफ से पकड़कर एक खास अंदाज से जमीन पर पटक कर मार डालता था, किंतु ये सांप सभी काटते नहीं थे, इसलिए सांपों से मेरा भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। यानी वह सांप डोरहा सांप जो है पानी में रहने वाला काटता नहीं था, इसलिए लेखक जो है उस सांप के बच्चों को पूंछ की तरफ पकड़कर जमीन पर पटक कर मार देते थे। इसलिए लेखक के काटते नहीं थे वो सांप, इसलिए लेखक के मन से सांप का भय जो है निकल गया था। मेरे गांव के कई लोग डोरहे को मेरी मेरी ही तरह पानी से पकड़कर जमीन पर पटका पटका करते थे।
किंतु उस दिन जो सांप मारा वह वास्तव में जहरीला गेहूं ही था। यानी जिस दिन लेखक ने वो नटनिया ने कहा और लेखक ने मारा वह एक जहरीला गेहूं सांप था, याद रखिए। उसे मारते समय डरकर मैं दादी द्वारा बताए गए मंत्र जय राम जमेदर को भी दोहराता जा रहा था। मरे सांप को वही छोड़कर हम अपनी दलित बस्ती में आ गए। कुछ देर बाद सांप मारने की कहानी तेजी से बस्ती में फैल गई। लोग कहने लगे कि वह मुर्दैया का बहुत पुराना भूत था। लोग कहने लगे कि वह जो है वह मुर्दिया में रहने वाला बहुत पुराना भूत था, सांप के रूप में। गेहुअन सांप जहरीला था, याद रखिए, इसलिए उसकी उसकी पूंछ झड़ गई थी। मेरे गुस्सेल नग्गल चाचा कहने लगे, भूत नाग के रूप में घूमते हैं और उन्हें कोई मार दे तो भूतनी नागिन बनकर मारने वाले का फोटो खींचकर अपनी आंखों में बसा लेती है। यानी नग्गल चाचा गुस्सेल थे और वो कहने लगे कि वो भूत जो है उस नाग के रूप में घूम रहा था और तुमने उस नाग को मारा। अभी उसकी सातिन यानी उसकी जो पत्नी थी नागिन, वह जो है तुम्हारी तस्वीर आंखों में खींच ली होगी और वह अब तुम्हारा बदला लेगी, तुमको ही मारेगी। वह 12 वर्ष तक बदला लेने के लिए घूमती रहती। यानी कितने वर्षों तक? 12 वर्ष तक। वे गालियां बरसाते हुए कहने लगे कि भूतनी नागिन कभी न कभी जरूर बदला लेगी और पूरी बस्ती में नागिन की ऐसे ही चर्चा होने लगी। मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि घर वाले कहने लगे कि नटनिया के चक्कर में इसने नाग को मारा है। यानी घर वाले और जो सभी लोग हैं वह कहने लगे कि उस नटनिया के चक्कर में इसने नाग को मारा है। और होता भी ऐसा है, जब किसी की तरफ आकर्षण बढ़ता है कि खासकर एक लड़के का लड़की की तरफ आकर्षण बढ़ता है तो वह कुछ जो दिखता है ये करता है, वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खासकर वो लड़की किसी मदद के लिए करे, कोई काम करने के लिए गए तो वो लड़के जो है सोचते नहीं है, वो कर देते हैं। इस बीच गांव की विचित्र महिला, क्योंकि हम भी उसी वातावरण से गए हैं, गुजरे हैं, अभी एमए हुआ है, मास्टर हुआ है, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो मैंने भी कॉलेज किया है, तो मैं भी उसी उम्र से गुजरा हूँ। ज़्यादा बात नहीं है, 2-3 वर्ष पहले की बात है। इस बीच गांव की विचित्र महिलाएं सोमरी यानी रहटा जलाकर उस मरे गेहूं को एक मोटे डंडे से लटकाकर उसका एक हड़िया तेल निकाला। यानी सोमरिया ने जो है उसको जलाकर लटकाकर एक उसका हड़या तेल निकाला। गांव में किसी को कैसा भी फोड़ा हो उस पर सांप का तेल लगा देने से शीघ्र ही ठीक हो जाता है। यानी गांव में जो फोड़ा आते हैं, जो ऐसे त्वचा पर ये आते थे जैसे पिंपल की तरह बड़े बड़े, तो उस पर वो सांप का तेल लगाने से बड़ कम हो जाते थे। इसलिए प्राय लोग सांप का तेल घर में रखते थे। चूँकि मैंने सांप को मुर्दैया पर मारा था, इसलिए अफवाहों तथा अंधविश्वासों का बाजार काफ़ी गर्म हो जाता था। इसलिए नागिनों की बदला लेने वाली कला से नग्गल चाचा इतना आतंकित हो गए कि मुझे घर के दालान में अन्य लोगों के साथ सोने से मना कर दिया। यानी वह नग्गल चाचा कहते कि नागिन जो है बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आ जाएगी, तुमको मारेगी, तो अन्य लोगों को भी वह धोखा हो सकता है, इसलिए वह सभी के साथ सोने नहीं देते थे। उनका विश्वास था कि नागिन बदला जरूर लेगी। इस प्रकरण में मेरे साथ नटनिया भी नाहक में नग्गल चाचा की भद्दी भद्दी गालियाँ का शिकार होती रही। हमारे घर के अंदर एक ऐसा कमरा था जिसमें भैंस बांधी जाती थी। यानी लेखक के घर में एक ऐसा कमरा था ये जिसमें भैंस बांधी जाती थी। इसे भैंस ऊअर यानी भैंस बांधने वाला घर, याद रखिए, भैंस ऊअर यानी भैंस बांधने वाला घर कहते थे। ऐसा ही एक बड़ा कमरा बैलों के बांधने का होता था, जिसे बर्द उअल यानी भैंसों को बांधने वाले कमरे को भैंस ऊअर और बैलों को बांधने वाले कमरे को बर्द उअल कहते थे, याद रखिए। अंततः भैंस वाले कमरे में मेरी चारपाई लगा दी। यानी जिस कमरे में भैंस ऊअर में लेखक को सोने के लिए चारपाई टाल दी गई। वास्तविकता यह थी कि कमरा छोटा था, बंधी हुई भैंस के पास मुश्किल से चारपाई आती थी। यानी कमरा छोटा था और उसमें अंदर भैंसें थी, तो मुश्किल से चारपाई बिछाने की जगह बनाई थी। मैं वही सोने लगा। भैंस अक्सर पूँछों से मच्छरों से बचने के लिए अपनी पूँछ को हिलाते हुए कभी कभी मेरे ऊपर मार देती थी। यानी ये मच्छर जो उसके शरीर पर बैठते काटती है और उसको बचने के लिए वह जो है पूँछ हिलाती थी और कभी कभी लेखक के ऊपर भी एक हाथ मार देती, जैसे वो नज़र उठाया जाए।
मैं अचानक यह सोचकर भयक्रांत हो जाता था कि नागिन बदला लेने आ गई, यानी वो पूँछ ऊपर से जाती और लग जाती तो लेखक को लगता था कि नागिन जो है बदला लेने आ गई। डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, किंतु मैं चिल्ला भी नहीं सकता था। मेरे जीवन का यह एक अनोखा दौरा था। यानी लेखक चिल्ला भी नहीं सकते थे, वो पूँछ लगने पर चिल्लाए तो सभी लोग आ जाते और फिर लेखक को ही गाली देते, उसके मुन्नल चाचा तथा अन्य लोग, तो वो चिल्ला भी नहीं सकते थे। यह वही भैंस थी जिसकी पीठ पर चढ़कर मैं मुर्दैया जाया करता था। यानी वह वही भैंस थी जिसके पीठ पर बैठकर लेखक जो है मुर्दैया जाया करता था। और वह किसी मानव की अपेक्षा मुझसे ज़्यादा घुली मिली रहती थी। यानी सभी मानवों से बढ़कर जो है भैंस जो है लेखक के साथ घुली मिली थी, यानी एक अच्छी सखी थी। सवेरा होते वह प्राय चारपाई से बाहर लटकी मेरी बाहों को फू फू करके चाटने लगती थी। संभवतः मुझे जगाने का उसका यह अंदाज था। इसे संदर्भ में याद आती है तरवा गांव की मेरी चचेरी मामी धनवंती। यानी तरवा गांव की जो चचेरी मामी थी उसका नाम क्या था? धनवंती। उसके बेटे लखन का गौना हो गया था। यानी वह धनवंती जो ही लेखक की चचेरी मामी थी, जो तरवा गांव की थी, और उस मामी के लड़का जो था लखन, यानी चचेरे मामा का लड़के का नाम क्या था? लखन था। और धनवंती मामी की लड़के का नाम भी लखन था, याद रखिए। और उसका गौना विवाह हो गया और गौना हो गया। उसकी स्त्री मोटी थी, यानी उसकी पत्नी जो थी मोटी थी, तगड़ी थी। इसलिए वह उसे विदा विदा कराने नहीं जाता था। यानी इसलिए वो मोटी थी, तगड़ी थी, इसलिए वो लखन जो है उसको विदा कराने नहीं जाता था। धनवंती मामी उसे यह कहते हुए हमेशा कोसती रहती कि भैंस भैंस जैसन एकर मेहरारू नहरे में पड़ल ही होर। यानी वो ये भैंस जैसी मोटी है, यह तो नहर में यानी नदी में पड़ने के बाद पड़ल ही उवर ही यर और लूहेड़वा बनी के घूमेला। संभवतः धनवंती मामी की पतेहू से बेहतर थी मेरी वह साक्षात भैंस। यानी वह उस धनवंती मामी के बहू से ही ज़्यादा अच्छी थी लेखक की भैंस। इस प्रक्रिया में नाग नागिन की कहानी ने मुझे घोर अंधविश्वासी बना दिया था। स्कूल के संस्कृत पंडित जी के कहने पर शेरपुर कुटी पर लगे एक मेले से मैंने 4 आने की एक छोटी सी गीता खरीदी। यानी किसके कहने पर लेखक ने गीता खरीदी थी? याद रखिए, संस्कृत के जो टीचर थे, अध्यापक थे, पंडित जी शेरपुर स्कूल के संस्कृत पंडित जी के कहने पर, यानी स्कूल के संस्कृत पंडित जी के कहने पर शेरपुर कुटी में एक मेला लगा हुआ था। उस मेले से 4 आने की छोटी सी गीता खरीदी। रोज सुबह उस भैंसोर से उठने के बाद गीता से 5 श्लोक पढ़ता और अस्वस्थ हो जाता। यानी रोज लेखक गीता के कितने श्लोक पढ़ते थे? 5। आप नागिन पास नहीं फटकेगी। यहाँ तक कि इसके बाद मैं जब भी मुर्दैया पर गोरू चराने जाता, गीता हमेशा साथ रहती थी। गीता यानी किताब, याद रखिए, कोई लड़की नहीं। गीता यानी किताब। इस तरह मैंने घर से हमेशा के लिए भागने से पूर्व 3 साल से भी ज़्यादा का समय उसी भैंसुअर में गीता पढ़कर बिताया। यानी कितने साल घर से भागने से पहले? लगभग 3 साल उस भैंसुअर यानी भैंस बांधने के कमरे में ही लेखक सो रहे थे और उस कमरे में गीता पढ़कर ही बिताया। और शायद दुनिया की वह पहली भैंस थी जो इतने लंबे समय तक मुझसे गीता का प्रवचन सुनती रही। यानी वो भैंस सुनती थी। यह कितने साल तक? 3 साल तक। यह कैसी विचित्र कहानी थी जो सौंदर्य मोहिनी नटनिया से शुरू होकर भूतनिया नागिन से होते हुए भैंस के तबेले में आ गिरी। यानी ये कैसी कहानी है जो सौंदर्य मोहिनी जो नटनिया थी, नटनिया से शुरू होकर भैंसुआ में एक अंधेरे कोठरी में एक गीता पर आकर रुकी थी। गांव वाले ठीक ही कहते थे, करिया अक्षर भैंस बराबर। बराबर इतना ही नहीं, आज मुझे ऐसा प्रतीत होता कि 400 साल पहले जब शेक्सपियर ने अपना विश्वविख्यात दुखांत नाटक एंटोनी एंड क्लियोपेट्रो लिखा। यानी शेक्सपियर ने कौन सा दुखांत नाटक लिखा और इसका उल्लेख किस रचना में आया है? तो यह मुर्दैया आत्मकथा में आया है। शेक्सपियर ने कितने 400 साल पहले शेक्सपियर ने अपना विश्वविख्यात यानी विश्व में प्रसिद्ध दुखांत नाटक एंटोनी
एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा लिखा तो शायद उसे मेरे ही गांव वाले जैसे लोगों ने नाग नागिन की प्रेरणा मिली होगी, यानी उसे उस शेक्सपियर को ऐसे ही गांव से प्रेरणा मिली होगी। अन्यथा एंटोनी द्वारा अपनी ही तलवार से आत्महत्या आत्महत्या के बाद उसकी चहेती मिस्री की रानी क्लियोपेट्रा किसी सपेरे की नागिनों से अपने को ढसवाकर क्यों मरती। यानी याद रखिए, ये क्लियोपेट्रा जो थी वह मिस्र की रानी थी, मिस्र देश की रानी थी, याद रखिए। इस प्रकरण के दौरान हमारे प्रसिद्ध चौधरी सोमर चाचा यानी सोमर चाचा बुरी तरह बीमार पड़ गए। यद्यपि शरीर से वे बहुत हष्ट-पुष्ट थे, किंतु काफ़ी दिनों से कोढ़ कोढ़ रोग से ग्रस्त थे। यानी कोढ़ रोग यानी ऊपर की त्वचा जो है वो निकल जाती है और सफ़ेद सफ़ेद होने लगती है। त्वचा जो है सफ़ेद सफ़ेद होने लगती है, उसको कोढ़ का रोग कहा जाता है। और वो कम नहीं होता ऐसे ही कहते हैं, लेकिन आजकल दवाई निकल गई है। दवा के नाम पर गांव के पोहरी बाबा अगियारी से बनी राग प्रसाद के रूप में देते और उसी को चौधरी चाचा खाते तथा शरीर पर मलवाते। उसके हाथ पांव की उंगलियां और टेढ़ी मेढ़ी होकर सड़ने लगी थी। वे मुझे हमेशा अपनी पीठ पीठ खुजलाने के लिए कहते, कौन? सोमर चाचा। मैं जब भी उसकी पीठ अपने नाखूनों से खुजलाता, उसके खरोंच से साफ-साफ बन जाते यानी निशान बन जाते थे उसकी पीठ पर, जिसका फ़ायदा उठाकर मैं उनकी पीठ पर गणित के लघुत्तम तथा महत्तम जैसे सवाल हल करने लगता था। यानी कितने देखिए लिखने के लिए कोई ये नहीं है, कलम नहीं है, कुछ नहीं है और पढ़ाई करने की मन में कितनी रुचि है। वो लेखक का चाचा सोमर चाचा पीठ खुजलाने को कहता है और लेखक जो है छोटे-छोटे गणित के जो है लिखकर उसकी पीठ पर सवाल करता है, हल करने का प्रयास करता है। पढ़ने की कितनी ललक होगी मन में उनके। हम ये ऐसे इस विचार से ही स्तब्ध हो जाते हैं। पढ़ने वाला किसी भी स्थिति में पढ़ता है और जो न पढ़ने वाला है सभी सामग्री मिलकर भी वह नहीं पढ़ता है। उंगलियां टेढ़ी-मेढ़ी होकर सड़ने लगी थी, यानी वह पीठ पर गणित के लघुत्तम यानी छोटे सवाल हल करने लगता था। गणित के इन अंकों की नाखूनों द्वारा लिखावट के कारण पीठ खुजलाने की गति धीमी हो जाती थी, जिससे चिढ़कर वे मुझे गनियाने लगते। अंत इन सवालों को अधूरा छोड़कर मैं पुनः जोर-जोर से पीठ खुजलाने लगता था। यानी वह लिखते समय ऐसे ऐसे लिखते समय जो नाखूनों की गति है, वह धीमी हो जाती थी और वह क्यों नहीं खुजाता, वो ऐसे गुस्सा करते थे, तो वह जो अधूरा कर लेकर जो ऐसे-ऐसे खुजाता थे। इस प्रक्रिया में हल किया हुआ गणितांश एकदम मिट जाता। उसके बार-बार चिढ़कर गरियाने के बावजूद मैं लगभग रोज़ ही उनकी पीठ को शाम पट्ट बना लेता था। सन 1961 के जाड़ों में उनकी हालत बहुत खराब हो गई। चमरिया माई तथा भूतों की पूजा आदि से उनकी बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। हमारे वही दोनों में लगा दी गई। यानी वो जो चमरिया माई को और माई की पूजा से, अर्चा से, भोग चढ़ाने से या भूतों की पूजा से कुछ असर नहीं पड़ा और हमारे वही दोनों में लगा दी थी। उसके द्वारा एक रहस्यमय शक्ति चौधरी चाचा को जिंदा रखने में लगा दी। यानी एक रहस्यमय शक्ति चौधरी चाचा को जिंदा रखने में लगा दी गई। उसके द्वारा एक रहस्यमय अनुष्ठान आधी रात को किया गया। हमारे घर के ठीक सामने एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। बरसात के दिनों में इस पेड़ के एक कोतड़े से ताड़ी की तरह तरह श्वेत पदार्थ निकला करता था। यानी वो नीम से एक ताड़ी की तरह, ताड़ी यानी जो एक पीने की वस्तु होती है, कहते हैं नशा आता है, हमने देखी है लेकिन कभी पी नहीं है। तो वह उस नीम के पेड़ से एक श्वेत पदार्थ निकलता था, सफ़ेद श्वेत यानी सफ़ेद तरल पदार्थ निकलता था, जिससे वहाँ अत्यंत रहस्यमयी बन गया था। हमारे घर में मुर्गे पाले जाते थे। यानी लेखक के घर में क्या पाले जाते थे? मुर्गे पाले जाते थे, याद रखिए, मुर्गे पाले जाते थे। उनके रहने के लिए उसी नीम के पेड़ पर एक चितना बांध दिया था, यानी कि चितना बांध दिया था, जिस पर शाम होते ही वे उठकर बैठ जाते वे सारी रात वही बिताते थे। यही मुर्गे हमारी दलित बस्ती में अलार्म घड़ी का
काम करते थे, यानी कि वो घड़ी नहीं थी तो वो समय आने पर मुर्गे ही चिल्लाते थे ज़ोर से, कॉकरोच को बोल के ऐसे। और वह घड़ी का काम करते थे, एक अलार्म का काम करते थे। जैसे पहली बार सुबह-सुबह मुर्गा ने आवाज़ लगाई तो लोग समझेंगे कि 4 बजे है, दूसरी बार लगाई तो 5 बजे है। ऐसे ही वह अलार्म का काम करती थी मुर्गे की आवाज़। क्योंकि उस ज़माने में घड़ी वगैरह कुछ नहीं था, मोबाइल तो मोबाइल का तो कोई नामो-निशान ही नहीं होगा। इसी नीम के पेड़ के नीचे ओझा सोखा अपने कानों में उंगली डालकर देवी माँ का स्वस्वर गुणगान करते तथा छोटा सा गोल चक्कर लगाते हुए खूब हिचकने लगते थे। इस दौरान एक बलि का बकरा भी घुमाया जाने लगा। इस प्रक्रिया के 7 बार पूरा होने के बाद इन तांत्रिकों ने जोर से खून खून चिल्लाया और शीघ्र ही नगर चाचा के बड़े बेटे बल्ली भैया ने गंडासे के एक ही वार से घुमाए जा रहे बकरे का सिर धड़ से अलग कर दिया। यानी वह किसने बलि चढ़ाई बकरी की? नगर चाचा का बड़ा बेटा, उसका नाम क्या था? बल्ली भैया ने ये किया और उसकी बलि चढ़ाई। इस बलि प्रक्रिया में गंडासे के वार और बकरे की मरण ध्वनि के मेल ने अजीब सी खचक उत्पन्न कर दी, जिसके नीम पर बैठे मुर्गे एकाएक घबरा कर फड़फड़ा उठे। यानी एकाएक जो आवाज़ आई बकरी की और वह गंडासे की वार की, हथियार के वार की, तो मुर्गे जो है फड़फड़ा उठे। मैं हाथ में लालटेन लिए हुए यह सब दृश्य देखकर उतना ही घबराया हुआ था जितना कि नीम पर बैठे मुर्गे। इस बलि का भी चौधरी चाचा की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। यानी इस बलि का भी चौधरी चाचा की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। बगल के गांव टडवा के प्रभु चौबे यज्ञ कराने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। यानी यज्ञ कराने के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो बगल का गांव, यानी बाजू का गांव, पड़ोस का गांव, उसका नाम क्या था? टडवा गांव था और ये प्रभु चौबे यज्ञ कराने में प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमारे घर वालों को सुझाव दिया कि चौधरी की जान बचानी है तो शंकर भगवान की मूर्ति पर 1101 कमल का फूल चढ़ाकर लगातार 9 दिन तक गायत्री जाप कराया जाए। साथ ही 9वें दिन 501 ब्राह्मणों को भोज दिया जाए। यानी जो वह चौबे था, प्रभु चौबे था, उसने क्या सुझाव दिया कि वह चौधरी चाचा की जान बचानी है तो भगवान शंकर भगवान की मूर्ति पर कितने 1100 1100 यानी 1100 यानी 1100 ये कमल के फूल भगवान शिव मूर्ति पर चढ़ाए जाए और उसके बाद 9वें दिन तक यह गायत्री मंत्र का जाप किया जाए और अंतिमतः 501 ब्राह्मणों को भोजन दिया जाए। उनकी बात मान ली गई। पिताजी तथा चौधरी चाचा के बड़े बेटे रजई भैया उसी गंभीर बन के ताल से गिनकर 1101 फूल तोड़कर बहंगी पर लटका कर लाए थे। चौबे जी ने कड़ा आदेश दिया था कि कमल के फूलों को अपने सिर पर रखकर हरगिज नहीं लाना है। यानी कमल के फूल भी लाने हैं लेकिन सिर पर रखकर नहीं लाने हैं। और उनके रजई भैया, याद रखिए नाम, वो इसके बड़े बेटे थे। और लेखक के पिताजी, क्योंकि किसी के सिर पर पहले चढ़ा हुआ फूल शिव के सिर पर कैसे चढ़ाया जाएगा? यानी वो सिर पर क्यों नहीं क्यों रखने के लिए उन्होंने मना किया? क्योंकि किसी के सिर पर चढ़ा हुआ फूल शिव जी के सिर पर कैसे चढ़ाया जाए? इसके बाद उसी बाबा हरिहर दास की कुटी वाले शिव मंदिर में वे रोज सुबह से शाम तक गायत्री जाप करते तथा दिन भर व्रत रहते। शाम के समय उन्हें वही सिद्धा पहुंचाया जाता था। यानी सिद्धा यानी जो भोजन पकाने की सामग्री है, जैसे भोजन नहीं, यानी भोजन पकाने की सामग्री, यानी उसको सिद्धा कहते थे। जैसे कि चावल जो भी कुछ भी सामग्री है खाना पकाने की, आटा, वो सब कुछ जाता था, जिसे वे अपने हाथों से आहड़ा लगाकर पकाते और खाते। सिद्धा में आटा, दाल, चावल तथा आलू आदि रोज में ही पहुंचाने जाता था। यानी लेखक ही पहुंचाने जाता था। और क्या क्या देते थे सिद्धा में? आटा, दाल, चावल, आलू, यह सब लेखक ही देने जाते थे। सिद्धा गायत्री जाप के प्रति ये दोनों पुरोहित भाई बेहद समर्पित व्यक्ति थे। विशेष रूप से प्रभु चौबे अत्यंत शराफत से बात करते थे तथा इन्हें कभी क्रोधित होते हुए नहीं देखा था। यानी लेखक ने किसको क्रोधित होते हुए नहीं देखा था? तो प्रभु चौबे को कभी क्रोधित होते हुए नहीं देखा था। लेखक ने, याद रखिए। वे कर्मकांड अवश्य थे किंतु उनके व्यवहार में सामाजिक तिरस्कार की
भावना बिल्कुल नहीं थी, यानी सामाजिक तिरस्कार नहीं करते थे। गायत्री जाप का उनका तरीका बड़ा विचित्र था। प्रभु चौबे ने शुरू में ही कह दिया था कि यह यह जाप जब भी शुरू होगा वह लगातार 101 बार चलता रहेगा। अंततः उन्होंने इसकी गिनती के लिए एक 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 पढ़ई में जो के एक सी एक दाने यानी ज्वारी के 101 दाने गिनकर रख दिए थे, तथा साथ में वे एक खाली पढ़ई पढ़ई भी रखते। हर गायत्री मंत्र के पूरा होने पर जौ के एक दाने को उस खाली पढ़ई में डाल जाते थे। इस तरह उनके द्वारा गायत्री जाप का अभियान पूरा होता था। इस प्रक्रिया में दिन भर जाप चलता रहता था। वे शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग के ठीक सामने दालान में चटाई बिछाकर बैठ जाते और संवर्ण वैदिक विधा में मंत्र उच्चारण करते रहते थे। मैं जब भी सिद्धा लेकर जाता, मुझे काफ़ी देर तक मंत्रावधि समाप्त होने का इंतज़ार करना पड़ता था, जिसके कारण मैं मंदिर के बाहर खड़ा खड़ा मन ही मन उनके द्वारा उच्चारित मंत्रों को दोहराता रहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि गायत्री मंत्र का यह श्लोक मेरी जबान पर पूरी तरह समा गया। यानी लेखक ने कौन सा गायत्री मंत्र याद किया था? ओम ओम भूर ओम भूर्भुवः स्वः तत्त्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये लेखक ने मुखरित किया था, याद रखिए। मैं घर वापस आकर यह श्लोक दोहराता रहता तथा घर वालों को बताता कि प्रभु चौबे इसी का जाप करते हैं। मेरे जाप मंत्र उच्चारण से घर वाले हैरत में ज़रूर पड़ जाते थे किंतु दादी कहती कि ब्राह्मणन न नकल मत करा, यानी जो ब्राह्मण होता है ब्राह्मण की नकल मत कर तो के पाप पड़ी, यानी ब्राह्मण की नकल मत कर तो तुझको पाप लगेगा। दादी की इन बातों से मेरे मन में बड़ा डर पैदा हो जाता था। गायत्री जाप के 9वें दिन 501 ब्राह्मणों की दावत उसी मंदिर पर हो रही थी। यानी कितने दिन गायत्री मंत्र का जाप चला? तो 9 दिन तक चला। और 9वें दिन में 501 ब्राह्मणों को, कितने ब्राह्मणों को? 501 ब्राह्मणों पर इसी मंदिर में दावत थी। ब्राह्मणों की दावत मंदिर पर होनी थी। प्रभु चौबे पहले से ही कह रहे थे दावत के बाद हर ब्राह्मण को दक्षिणा में कम से कम 1 पैसा लाक्षणिक रूप से अवश्य दिया जाना चाहिए। अभी देखिए, और वह कहने लगी कि वो 501 ब्राह्मण आएंगे भोज में और उनको हर एक को कितना 1 पैसा लाक्षणिक रूप में देना चाहिए। 1 पैसा यानी 501 ब्राह्मण को 1 पैसा, यानी 501 पैसे लगेंगे। अंततः मुझे जब भी दुकान या बाजार भेजा जाता, 1 अन्नी, 2 अन्नी या 54 वाले सिक्कों को मैं दुकानदारों को देकर फुकट में तांबे वाला 1 पैसा मांगता। यानी 1 अन्नी 54 देकर लेखक जो है तांबे वाला सिक्का 1 पैसे का सिक्का मांगता। यही बड़ा वाला 1 पैसा डबल कहलाता। यानी बड़ा वाला 1 पैसा जो था वह डबल कहलाता था। याद रखिए, डबल भी कहते थे। इस तरह हमने किसको याद आया बाद में देखिए। ऐसे कॉल भी आते रहते हैं। काफ़ी अभाव में पढ़ाते हैं, मोबाइल में ही पढ़ाते हैं, लेकिन क्या करें, जो है वो है। इसको बाद में लगा कर देखेंगे भाई कौन है। लाक्षणिक रूप में दिया जाना चाहिए। अंततः मुझे जब भी दुकान या बाजार भेजा जाता, 1 अन्नी, 2 अन्नी या 54 वाले सिक्कों को मैं दुकानदारों को देकर फुटकर में तांबे वाला 1 पैसा मांगता। यही बड़ा वाला 1 पैसा डबल कहलाता था। इस तरह हमने उस 9 दिनों के अंदर 501 डबल इकट्ठा किए थे। यानी 9 दिनों के अंदर 501 डबल एकत्र किए थे। गायत्री जाप के दौरान घर का कोई अन्य व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता था। यानी गायत्री मंत्र का जाप जारी है और तब घर का व्यक्ति कोई अंदर नहीं जा सकता था। किंतु ब्राह्मण भोज के दिन वहाँ सबको रहना था। यानी ब्राह्मण भोज के दिन वहाँ सभी घरों को रहना था। भोज में पूड़ी, आलू, कोहड़े की सब्जी, लड्डू तथा दही का इंतजाम किया था। यानी भोज में कौन कौन से पदार्थ बने हुए थे? पूड़ी, आलू, कोहड़े की सब्जी, लड्डू तथा दही
का इंतजाम किया गया था। सारा भोज पदार्थ मंदिर पर एक हलवाई ने तैयार किया था। हमारे गांव के आसपास के दर्जनों गांवों के ब्राह्मणों को घर वालों ने हाथ जोड़ जोड़ कर भोज में आने का निमंत्रण दिया था। चूंकि हमारे चौधरी चाचा की 12 गांवों में बड़ी इज्जत थी, इसलिए सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण उस भोज में आ गए थे। हमारे गांव के ब्राह्मणों को तो झारा न्योता न्योता था, अर्थात हर घर के सभी सदस्यों को निमंत्रण था। यानी झारा न्योता यानी क्या है, तो घर के सभी सदस्यों को निमंत्रण था। कुल मिलाकर 501 से ही ज़्यादा ब्राह्मण भोज में आए थे। यानी 501 को ही भोज खिलाना था, लेकिन 501 से बढ़कर आए थे। जिन दिन यह भोज था उस दिन घर में उत्सव सा माहौल था। शादी विवाह जैसे अवसरों वाली खुशी छाई हुई थी। अ, परिवार के परिवार के सभी लोग नहा धोकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। अचानक नगर चाचा ने आदेश दिया कि मुझे छोड़कर अन्य सभी लोग मंदिर जाइए। यानी नगर चाचा ने आदेश दिया कि मुझे छोड़कर सभी लोग जो है मंदिर जाइए। ऐसा सुनकर मैं थ, मैं धदा धरा धरा थाई सा हो गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। घर के सभी लोग मंदिर की तरफ चल पड़े और मैं उन्हें जाते देखता रहा। बात समझ में आ गई थी। हकीकत यह थी कि मैं अपशकुन था, इसलिए मुझे घर पर रोक लिया गया था। यानी लेखक जो थे वह अपशकुन थे, क्योंकि एक आँख से काने थे, इसलिए उसको लेखक काना था, इसलिए घर पर ही उसको छोड़ दिया गया और साथ में लेकर नहीं गए, क्योंकि लेखक अपशकुन थे। याद रखिए, कोई कहता है कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो अपशकुन होगा, लेकिन मैं कहता हूँ हमारे घर में ही बिल्ली है। फिलहाल अभी उसने एक 10 दिन के आसपास हुए कि उसने 3 बच्चे दिए हैं, और वो रोज़ सुबह हमारे आसपास ही मंडराती रहती है। तो ये ऐसा अपशकुन वो कुछ नहीं होता, ये एक अंधश्रद्धा है, क्योंकि मेरे घर में बिल्ली है, अभी मौजूद है, अभी उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये एक अन्य बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और लेखक काना होने के कारण लेखक को वो अपशकुन मानते थे, इसलिए मुझे घर पर ही रोक लिया गया था। सबके मंदिर चले जाने के बाद मैं अपने घर के सामने वाले पंचायती को एक ही जगत पर लेटे लेटे उसी गायत्री मंत्र का पाठ मन ही मन तब तक करता रहा, जब तक कि देर रात गए सभी लोग ब्राह्मण भोज से वापस नहीं आए। जब सभी लोग ब्राह्मण भोज समाप्त करके वापस नहीं आएंगे, तब तक वह वहीं पर कुएं के मेड़ पर लेटकर ही वह गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। घर वालों से ही पता चला कि भोज के बाद ब्राह्मणों ने चौधरी चाचा की बहुत जय जयकार की थी, तथा प्रभु चौबे ने पूछा था कि सीधा पहुंचाने वाला लड़का आज क्यों नहीं है। यानी वह, अभी याद रखिए, यह अपशकुन था तो वो सीधा पहुंचाने उसको क्यों भेजते थे, लेकिन जो चौबे था, प्रभु चौबे ने पूछा कि जो सीधा पहुंचाने वाला लड़का है वह कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। अंत गोतवा गायत्री जाप तथा ब्राह्मण भोज से चौधरी चाचा की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। यानी गायत्री मंत्र जाप से तथा ब्राह्मण भोज से उसके बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ता। जाहिर है यह सब अंधविश्वासों का खेल था। शीघ्र ही हफ्ते भर के अंदर चौधरी चाचा की मृत्यु हो गई। यानी वो ब्राह्मण भोज होने के बाद हफ्ते भर के बाद जो है चौधरी चाचा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार चारों तरफ गाँवों में फैल गया। सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे घर पर इकट्ठा हो गए। घर की औरतों ने बेथाता विलाप करते हुए चौधराइन चाची की चूड़िया लोठे से मारकर तोड़ दी। यानी पानी पीने का जो लोटा था उसके तोड़ी। चौधराइन यानी चौधरी चाचा की पत्नी फोड़ दी। चूड़िया फोड़ना भविष्य में एकाकी जीवन का प्रतीक था। यानी चूड़िया तोड़ना जीवन में किसका प्रतीक था, तो एकाकीपन का प्रतीक था। याद रखिए, एकाकी जीवन का प्रतीक था। याद रखिए, चूड़िया तोड़ना यानी एकाकी जीवन का प्रतीक था। आज भी ये पति की मृत्यु होने के बाद ये किया जाता है। इकट्ठा हुए लोग चौधरी चाचा का गुणगान कर रहे थे। ये हमारे देश में बहुत ही एक विचित्र बात है। चाहे आदमी कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही वो लोगों को ठगने वाला क्यों ना हो, वह मरने के बाद उसका गुणगान ही होता है। उसके अच्छे गुणों का ही बखान होता है, उसके बुरे गुण कोई नहीं गिनता। और ये भी बात कहाँ जा सकते हैं कि कभी मैंने सुना है एक व्याख्यान में कि भारत में बड़ा होना है तो मरना पड़ता है। खैर छोड़िए। 12 गांव के चौधरी होने के कारण उनकी न्यायिक भूमिका निश्चित रूप से बेजोड़ थी। वे बेहद निपक्ष होकर फैसला सुनाते थे। एक बार दलित बस्ती का कोतवाल नामक दलित अपनी झोपड़ी को ब्राह्मण द्वारा जला देने की गुहार लेकर दौड़ता हुआ हमारे घर आया। यानी एक दिन जो है
दलित बस्ती का कोतवाल जो था, कोतवाल नामक दलित यानी कोतवाल नामक दलित अपनी झोपड़ी उसकी झोपड़ी को ब्राह्मणों ने जला देने की गुहार लेकर यानी फरियाद लेकर दौड़ा हुआ घर आया। चौधरी चाचा ने सभी दलितों को आदेश दिया कि तुरंत उन ब्राह्मणों पर हमला बोल दिया जाए। हमारे घर के सभी लोग लाठियां लेकर दौड़ पड़े। बस्ती की औरतें अपना वही पुराना हथियार, गाय बैलों की फसलियां तथा बियाना की हड्डियां आदि लेकर जंग के लिए निकल पड़ी। उस दिन बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता था। ब्राह्मण बहुत डरे हुए थे तथा वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उन्होंने कोतवाल की झोपड़ी नहीं नहीं जलाई। इस बीच कोतवाल के पड़ोसी ने ही बता दिया कि कोतवाल का अपने जमींदार से मजदूरी को लेकर गाली गलौज हुआ था, किंतु उसकी झोपड़ी ब्राह्मणों ने नहीं बल्कि उसने स्वयं जलाकर ब्राह्मणों से बदला लेना चाहता। यानी उस कोतवाल ने जो है वह ब्राह्मणों के खेत में मजदूरी को लेकर झगड़ा हुआ था, गाली गलौज हुई थी और इसके कारण जो उस कोतवाल ने खुद की झोपड़ी जलाई थी। ये उसके कोतवाल के पड़ोसी ने बताया और वह इल्ज़ाम जो है ब्राह्मणों पर लगाया था। इस तथ्य का रहस्य खुलते ही चौधरी चाचा आग बबूला हो गए थे। उन्होंने गाँव भर से माफ़ी मांगी यानी गाँव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी तथा कोतवाल को कुजाति करने का आदेश दिया। यानी कुजाति यानी बाड़ा गाँव से बाहर करने का ये किया। और जब वह कुजाति को समाप्त करके फिर से समाज में आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या दावत देनी पड़ती, सुअर भात की दावत देनी पड़ती थी। यह भी हमने ऊपर देखा है। ऐसे ही चौधरी चाचा की न्यायप्रियता उनके लिए कहने पर हमारे घर में हमेशा एक नया कांसे का लोटा, पीतल की बाल्टी तथा डोर अलग सुरक्षित रखी जाती थी। यानी वह न्याय करते तो क्या मिलता था, कांसे का लोटा। कांसे एक धातु होता है जो तांबे की तरह या पीतल की तरह रहता है। तो वह कांसे का लोटा, पीतल की बाल्टी तथा डोर अलग सुरक्षित रखी दी जाती, ताकि यदि कोई सवर्ण प्यासा बस्ती में आ जाए यानी कोई सवर्ण जो है ब्राह्मण जो है बस्ती में आता है तो उसमें उसको पानी दिया जाए। यानी वह कांसे का लोटा, पीतल की बाल्टी तथा डोर यह अलग रखते थे। क्यों? क्योंकि कोई सवर्ण ब्राह्मण व्यक्ति जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति दलित बस्ती में आता है और वो प्यासा हो तो उसको पानी वो देने के लिए और कुएँ से वह कि और वो दे जाते थे और कुएँ से वह स्वयं पानी निकाल कर पी सके। घर में 2-4 मिट्टी की हड्डियाँ भी हमेशा रखी जाती थी, ताकि देर रात गए कोई सवर्ण अपनी यात्रा रोक कर बाहर खाना पका कर खा सके। यानी वह मिट्टी की भी हंडियाँ रख जाती थी। कोई सवर्ण जो है देर रात आए तो वह घर के बाहर अपना खाना पका कर खा सके, ताकि देर रात कोई सवर्ण अपनी यात्रा रोक कर बाहर खाना पका कर खा सके और रात में घर पर ही सो जावे। इतना ही नहीं, जब भी कोई अजनबी व्यक्ति अंधेरा होने पर बस्ती से गुजरता, चौधरी चाचा तुरंत उससे कहते कि यदि दूर जाना है तो रात में रुक जाए। यानी यदि तुमको दूर जाना है तो रात में रुक जाए। ऐसे व्यक्तियों को कई बार गंतव्य स्थल पर पहुंचाने के लिए घर वालों के साथ भेज देते थे। यानी कोई व्यक्ति को जाना है तो उसके साथ घर वालों को भी भेज देते थे आधी रात में, ताकि रात के अंधेरे में कोई चोर बदमाश हानि न पहुंचा सके। इन सब बातों को लेकर चौधरी चाचा की बहुत मान्यता थी। यही कारण था कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग उनकी मृत्यु पर हमारे घर इकट्ठा हो गए थे। चौधरी चाचा गुरुमुख नहीं थे। यानी चौधरी चाचा गुरुमुख नहीं थे, इसलिए शिवनारायण पंत वाला कोई कर्मकांड उनके साथ नहीं जुड़ा था। यानी वह गुरुमुख नहीं थे और इसलिए वह उसके साथ जो है शिवनारायण पंत का कांड नहीं जुड़ा था। कोई गाजा बाजा भी नहीं था, किंतु वही बहलगंज वाला बंकिया डोम अपना युद्धोन्मादी सिंघा लेकर आ धमका था। वह बेहद तीव्र ध्वनि के साथ सिंघा बजा रहा था। सिंघा बजाते समय उसका रौद्र रूप देखने में ऐसा लगता था कि मानो वह स्वर्ग का फाटक खोलने के लिए देवराज इंद्र को फरमान जारी है। कुछ दिन पूर्व बंकिया डोम मंदिर पर संपन्न ब्राह्मण भोज में ही आया था और तृप्त होकर सिंगा बजाते वापस गया था, किंतु चौधरी चाचा के मृत्यु के दिन वह निस्वार्थ भाव से रणभेरी बजा रहा था। उसे उस दिन खाने की परवाह नहीं थी। गुरुमुख न होने के कारण चौधरी चाचा को दफनाया नहीं जा सकता था। यानी गुरुमुख हो तो शिवनारायण पंत में दीक्षित है तभी उसको दफनाया जाता था और न हो तो जलाया जाता था। इसलिए उन्हें गाजीपुर जिले में स्थित बहती गंगा में जल समाधि देने का निर्णय लिया। यानी गाजीपुर जिले में जो
ये थी गंगा बहती थी, उसमें जल समाधि में उसके शव को प्रवाहित किया गया, यानी जलाया नहीं, याद रखिए। गाजीपुर की गंगा हमारे गांव से करीब 45 किलोमीटर दूर थी, यानी गाजीपुर की गंगा जो थी लेखक के गांव से कितनी किलोमीटर दूर थी? 45 किलोमीटर। हमारे उस पूरे इलाके में बेलाकोट नामक गांव के कंतिया पासी का एक्का बहुत मशहूर था, यानी एक्का किसका था, याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। एक्का किसके पास था? तो हमारे इलाके में, यानी धर्मपुर गांव के इलाके में बैलाकोट नामक गांव के कतिया पासी, यानी कतिया पासी का एक्का जो था बहुत मशहूर था, क्योंकि उनका घोड़ा घोड़ा बड़ा पतोनी था। ऐसा ही लोग कहते थे। इलाके का कोई भी मानिंद मरता कंतिया फांसी का घोड़ा लाश लेकर सरपट को हमेशा तैयार रहता। गंगा में जल समाधि के निर्णय से हमारी मुर्दैया एकदम उदास पड़ गई थी, क्योंकि उस दिन उधर कोई नहीं था। सारी भीड़ हमारे दरवाजे पर थी। इस इस गह गह मा- इस गहमागहमी में के दौरान इक्के में नंदा कतिया पासी का घोड़ा हिनहिनाते हुए हमारे घर पर दाखिल हुआ। इक्के के पीछे चौधरी चाचा की लाश बांधी गई। जिस समय लाश बांधी जा रही थी, उस समय घर की औरतें बड़ी तेजी से चिल्ला रही थी। विशेष रूप से चौधराइन चाची छाती पीट पीट कर रुदन गायकी के लहजे में करहा उठी। हमरे हमरे र, हमरे र, हमरे रजवाड़े हमरे रजवा के कहवा लेह ले जात हवा हो घोड़ा बिरना, यानी हमारे इसको क्या लेके जा रहे हो। एका के पीछे पिछले हिस्से में दो पहियों के पास बांस की कईन में लाल झंडियाँ फहराकर बांध दी गई थी। इन झंडियों से बंधा एका महाभारत के रथ जैसा दिखाई देने लगा था। एकाएक जोर का शोर मचा और चौधरी साहब की जय जय तथा विलकती औरतों के क्रंदन के बीच बांकैया डोम का सिंघा चिंगाड़ उठा। देखते ही देखते कंतिया पासी ने घोड़ा पर जोर का चाबुक लगाया और वह कंसिया पगडंडी पर पड़ी धूल उड़ाता हुआ गाजियापुर की गंगा की तरफ दौड़ पड़ा। नग्गल चाचा तथा चौधरी चाचा के बेटे रजई भैया लाश के साथ गए, यानी लाश के साथ कौन गए? नग्गल चाचा का जो तो बड़ा लड़का था, नग्गल चाचा तथा चौधरी चाचा, यानी नग्गल चाचा ही चौधरी थे, याद रखिए। नग्गल चाचा तथा चौधरी चाचा के बड़े बेटे रजई भैया लाश के साथ गए। उन्होंने गंगा की बीच धारा में एक नौका के माध्यम से लाश के साथ साथ कुछ भारी भारी पत्थर बांधकर उसे डुबो दिया, यानी लाश के साथ पत्थर बांध दी, क्योंकि लाश तैरे नहीं, पानी में डूब जाए। उस समय गंगा में ऐसे ही जल समाधि दी जाती थी। अपनी तेज रफ्तार के कारण गंतिया पासी का इक्का लाश ढोने के लिए विख्यात हो गया था। यानी लाश ढोने के लिए कौन सा इक्का विश्व विख्यात हो गया था? तो वह कंतिया पासी का इक्का लाश ले जाने के लिए प्रसिद्ध हो गया था। उनकी चाल से ही लग जाता था कि असली मुक्तिदाता गंगा नहीं बल्कि वह घोड़ा था, यानी असली मुक्तिदाता वह गंगा नहीं, यह घोड़ा है। मृत्यु के तीसरे दिन के संस्कार को घाट नहाना कहते हैं, यानी मृत्यु के तीसरे दिन के बाद जो संस्कार होते थे, तीसरे दिन के बाद उसको क्या कहते थे? उसको घाट नहाना कहते थे। उस दिन पुनः बारह गांव से सैकड़ों लोगों ने पत्तू मिश्री के पोखरे में नहाकर छंट किया, नाई से सिर मुंडवाया तथा घर आकर बहुरी खाया। 13वें दिन बहुत बड़ा मृत्यु भोज हुआ, यानी 13वें दिन आज भी होता है, बहुत बड़ा मृत्यु भोज होया। इलाके के सैकड़ों लोग मृत्यु भोज में सीधा लेकर आए, अर्थात मृत्यु भोज में खर्च होने वाला सारा राशन पानी पंचों ने उठाया, यानी जो भी मृत्यु भोज में खर्च होने वाला था, जो भी वह चाचा जो चौधरी थे, जो पंचों ने उठाया। उस दिन बंकिया डोम के साथ साथ इलाके के अनेक दफलची तथा ढोल नगाड़े वाले घर पर जमघट लगाए हुए थे। कवि काजी नजरुल के शब्दों में आकाशे दमामा बाजे, यानी यहाँ पर किस कवि का उल्लेख आया है? कवि काजी नजरुल के शब्दों में आकाशे दमामा बाजे वाली स्थिति थी। घंटों तक दफले नगाड़े बजते रहे। भोज के बाद इनकी ध्वनियाँ और तेज हो गई। वहाँ कोई नृत्य का दृश्य नहीं था,
किंतु मैं बार बार सोच लेता था कि नटनिया अपनी झोपड़ी में अवश्य थिरक रही होगी, यानी कोई नृत्य नहीं था, फिर भी वह लेखक सोच रहे थे नटनिया जो है अपनी झोपड़ी में थिरक रही होगी, यानी कुछ नाच रही होगी। इस तरह चौधरी चाचा की मृत्यु के साथ हमारे इलाके के दलित जीवन का एक अनोखा दौर समाप्त हो गया। इसके कुछ दिन बाद पास ही एक गांव में गौना की बारात आई थी। बारात के साथ जो नौटंकी आई थी उनका मुख्य मुख्य नचनिया ही दूल्हा था, यानी जो नचनिया जो था वही दूल्हा था। वह रंगमंच पर साड़ी पहनकर नाचने लगा। इस बीच गांव की एक अन्य लड़की से उसकी आंखें टकरा गई, यानी वो साड़ी पहनकर नाच रहा था और गाँव के एक लड़की से आंखें टकराई, आंखें मिल गई। वह रात के अंधेरे में बारात को वहीं छोड़कर उस लड़की को लेकर भाग गया। ये देखिए कैसा ज़माना है। मैं सोच रहा हूँ इस ज़माने भी ऐसा हो रहा है, लेकिन उस ज़माने में भी वैसा था। वो दूल्हा ही जो था वो नचनिया था, नाचने वाला था, और वो साड़ी पहनकर मंच पर नाच रहा था और नाचते समय एक लड़की से आंखें मिल गई और वो रात के समय बारात को छोड़कर उस लड़की को लेकर भाग गया। खैर छोड़िए। रात में ही घरातियों तथा बारातियों में मारपीट हो गई, यानी जिसके घर में शादी थी और वो बारात ले आई उसमें ही मारपीट की नौबत आ गई। दूसरे दिन दोनों पक्ष पंचायत के लिए हमारे घर आए, यानी दूसरे दिन जो थे दोनों पक्ष लेखक के घर पर आए। चौधरी चाचा के बिना यह पहली पंचायत थी, यानी चौधरी चाचा के बिना पहली पंचायत कौन सी थी? तो विवाह में जिसका जो दूल्हा जो था अन्य लड़की के साथ भाग गया था, और ये पहली थी। मुन्हल चाचा ने फैसला सुनाया कि जो लड़की नचनिया दूल्हे के साथ भाग गई उसे उसके साथ रहने दिया तथा गौना वाली लड़की की दूसरी शादी कर दी जाए। यानी वह सुनल चाचा के बाद जो किसने फैसला सुनाया? मुन्नल चाचा ने फैसला सुनाया कि जो लड़की उस दूल्हे के साथ भाग गई है उसको उसी के साथ रहने दीजिए, और जो गौने होने वाली लड़की है उसकी दूसरी शादी की जाए, जिसका खर्च भगोड़ा पक्ष देगा। यानी जिसका पक्ष खर्चा कौन देगा, यानी दूल्हे वाला पक्ष, यानी दूल्हा ही लेकर भाग गया है वह। इस तरह यह मामला हल हुआ। इस घटना के बाद मटिया की एक अन्य लड़की श्यामा, यानी मटिया की अन्य लड़की जिसका नाम क्या था? श्यामा, जो हमारे स्कूल में 7वें दर्जे में पढ़ती थी, की शामत आ गई। लोग कहने लगे कि वह बाल खोलकर स्कूल जाती, यानी लोग कहने लगे कि वह जो श्यामा जो है बाल खोलकर स्कूल जाती थी। कौन सी लड़की बाल खोलकर स्कूल जाती थी? तो श्यामा नाम की जाती थी, याद रखिए। बेशुमार हो गई है, अंत उसकी पढ़ाई छुड़ा दी जाए, यानी वो बाल छुड़ा कर जा रही है तो उसकी जो पढ़ाई जो है वह छुड़ाई जाए, बंद की जाए। और आज देखिए बाल तो छोड़िए, बाल तो दूर की बात है, आज क्या क्या लोग छोड़कर जा रहे हैं, ये बात अलग है। इस बीच हमारे घर में भी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते। यानी लेखक की माँ जो है किसी को भी बस्ती में बात करती तो पिताजी जो है उसके चरित्र पर संशय लेते थे। वे माँ को बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगते थे। उनकी गालियों से ही पता चला कि मेरे नाना का नाम सरजू था, यानी उनके गालियों से ही पता चला। यानी पिताजी उनके माँ को चारित्र पर उंगली उठाते हुए गालियाँ देते थे, तो पता चला कि लेखक के नाना जी यानी माँ के पिताजी का नाम क्या था? सरजू था। वे हमेशा गाली में सरजुआ की बेटी का इस्तेमाल करते थे, यानी ये सरजुआ की बेटी का गाली देते हुए इस्तेमाल करते थे। माँ के चरित्र की शिकायत वे उसी गुस्सेल नगर चाचा से भी करते, किंतु नगर चाचा हमेशा पिताजी को बुरी तरह डांट देते थे। यानी वह शिकायत नगर चाचा से करते थे, लेकिन वह जो है वह पिताजी से ही डांटते थे और कहते कि उनका आरोप झूठा है, यानी आरोप झूठा है। नगर चाचा के इस व्यवहार से मुझे बड़ी राहत मिलती थी, किंतु पिताजी एकदम चित्त विक्षेपी हो गए थे। वे अक्सर माँ को फरोही से मारने दौड़ते, यानी किससे? फरोही से मारने दौड़ते थे। फरोही का इस्तेमाल खेत में क्यारी बनाने के लिए किया जाता था, यानी फरोही का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? क्यारी बनाने के लिए खेत में किया जाता था। और वह फावड़े की तरह होती थी, यानी फावड़े की तरह वह दिखने वाली वस्तु को ही क्या कहते थे?
फरोही कहते थे, याद रखिए फावड़े की तरह की वस्तु थी जो लकड़ी के फटे से बनाई जाती थी। इसका बेट लाठी की तरह लंबा होता था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में पिताजी के प्रति असीम घृणा उत्पन्न होने लगी। मेरी इस घृणा की पराकाष्ठा शीघ्र ही पिताजी के प्रति हिंसा में बदल गई, यानी घृणा उत्पन्न हुई और हिंसा में बदल गई। सन 1961 के ही जाड़े की बात है, यानी 1961 में जाड़े की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए फरोही लेकर दौड़े। मैं वही खड़ा था। मैंने बहुत ज़ोर से पिताजी को एक तमाचा मारा, यानी लेखक ने पिताजी को एक ज़ोर का तमाचा मारा, क्योंकि तुम माँ को क्यों मार रहे हो। उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा, यानी लेखक के पिता ने भी उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना ज़ोर का था कि मैं कुछ देर के लिए चौंधिया सा गया। पिता ने इतने ज़ोर से गुस्से में मारा कि कुछ देर के लिए लेखक जो है एक स्तब्ध ही हो गए। मुझे कुछ पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे ऐसा ऐसा लगा कि मानो मैं अंधा अंधा सा हो गया। किंतु इस घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे, यानी इसका परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी जो है माँ को मारने में घबराने लगे, क्योंकि बेटा ये कर रहा है। इसलिए बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया, यानी बस्ती के लोगों ने सही ठहराया, क्योंकि एक पिता आपकी माँ को मार रहा है तो आपने पिता को डांटा मारा, तो ये सही ठहराया। आगे चलकर पिताजी के प्रति मेरी घृणा विकराल रूप लेती चली गई। इसी समय स्कूल में कुछ नए कमरे बनाए जा रहे थे। स्कूल से थोड़ी दूर पर ईंट का भट्टा था, जहाँ से ईंटें लाकर इमारत बनाई जा रही थी। मेरे पिताजी कहते कहते कि स्कूल बनाना पुण्य का काम है, इसलिए वे अक्सर अक्सर हरवाई बंद कर उस भट्टे से सिर पर ईंटें लाद कर स्कूल में रख देते। यानी वह कहते थे कि स्कूल बनाना एक अच्छा काम है, पुण्य का काम है, क्योंकि अन्य बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए वह हरवाई बंद करके स्कूल में ईंटें देने आते थे। वे मिट्टी का गाड़ा भी बनाते। मिट्टी का गाड़ा यानी वी ईंट बनाने के लिए बनाया जाता है, वो कीचड़ सा। पूरा दिन इन्हीं कामों में वे बिना किसी मजदूरी के लगा देते। उनका ऐसा व्यवहार अत्यंत परोपकारी था, किंतु माँ के प्रकार में उत्पन्न घृणा मेरे अंदर बढ़ती ही गई। उनका भट्टे से ईंट ईंट ढोना तथा गाढ़ा बनाना मुझे अपने लिए अपमानजनक भी लगता था, क्योंकि स्कूल के अधिकतर बच्चे उन्हें पहचानते थे। इस बात को लेकर पिताजी से मेरी खूब झपट हो जाती, यानी अन्य बच्चे पहचानते थे उनको, और वह लेखक जो थे होशियार थे, इसलिए वह इस झपट भी होती थी। समय जो जो बीतता गया, माँ और पिताजी की लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता गया। अगला सन 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला था, यानी देश का तीसरा चुनाव कब हुआ था? 1962 में हुआ था, तीसरा चुनाव था। इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई, यानी पहली बार एक फिल्म दिखाई दी जिसका नाम था चक्रधारी। यानी लेखक के स्कूल में 1962 में एक फिल्म दिखाई गई थी पहली बार, उसका नाम क्या था? चक्रधारी था। सन 1961 के नवंबर का महीना था। खूब जाड़ा लग रहा था। स्कूल के आसपास के दर्जनों गांव से सैकड़ों लोग फिल्म देखने आए थे। स्कूल के सामने मैदान में एक बड़े शाम पट्टे की तरह सफ़ेद पर्दा लगा लगाया गया था, जिस पर जनरेटर के माध्यम से फिल्म दिखाई गई। मैं उस आजकल उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर। अ, मैं उसे भीड़ में काफ़ी दूर बैठा था। जनरेटर की आवाज़ इतनी ज़्यादा शोर मचाने वाली थी कि फिल्म का कोई डायलॉग समझ में नहीं आता था, यानी जनरेटर ही बज रहा है। हीरो हीरोइन का नाम भी किसी को मालूम नहीं हुआ, किंतु उस फिल्म का एक गाना सबकी ज़ुबान पर छा गया। गाने की पहली लाइन थी, चोली तू सीना संभाल के ये दर्जी, जाना है कल ससुराल। यानी वो चक्रधारी फिल्म का ये गीत है। और वो गीत कौन सा है? चोली तू सीना संभल के ए दर्जी, जाना है कल ससुराल। फिल्म की थीम बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि रीलें बार बार कट जाती थी। अंत में सिर्फ इतना समझ में आया था कि अकाल के कारण एक कुम्हार का मिट्टी के बर्तन बनाने का कारोबार खत्म हो गया। यानी अकाल था, अकाल के कारण पानी नहीं था, और पानी न होने के कुम्हार का जो मिट्टी के बर्तन बनाने का जो कारोबार था वह खत्म हो गया था, बंद पड़ गया था। तो उसकी रोटी रोजी भी बंद पड़ गई होगी।
किंतु कृष्ण भगवान की पूजा से तेज बारिश हुई। और वह उसमें क्या बताया, कृष्ण भगवान की पूजा की उस कुम्हार में और तेज बारिश हुई और कुम्हार के घर खुशहाली वापस आ गई। चूँकि हमारे उस दूर दूर के इलाके में पहली बार किसी फिल्म का प्रदर्शन हुआ था, इसलिए उनकी चर्चा गांव-गांव में होने लगी थी। शीघ्र ही इलाके के लफंगे जहां कहीं भी किसी युवती को देखते, उक्त गाने को दोहराने लगते। यानी वह जो लफंगे जो है उस कहीं पर भी किसी युवती को देखते तो उक्त वह गाने की लाइन दोहराते। इस बीच मेरे पिताजी गृह कलश से उबकर आसनसोल चले गए। यानी गृह कलश से उबकर लेखक के पिताजी कहाँ गए थे, आसनसोल चले गए गए वे वहाँ किसी कोयलरी में काम करने लगे, करने के लिए गए थे। यानी कहाँ पर, कोयलरी में काम करने के लिए गए। किंतु मुश्किल से 15 दिन रहने के बाद उन्हें उन्हें सुद्देसर पांडे की हरवाही छोड़ देने का पाप सताने लगा। यानी 15 दिन बाद ही सुद्देसर यानी लेखक के पिताजी का किस पांडे की यहाँ हरवाही करते थे, सुद्देसर पांडे की हरवाही करते थे और उसको हरवाही छोड़ने का पाप लग गया। अंततः अपने अंधविश्वासी विश्वासी ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए वे गांव वापस आ गए। अंधविश्वासों की कड़ी में हमारे घर की एक भाभी भाभी दुलरिया, जो पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया की पत्नी थी। याद रखिए, अंधविश्वासों की कड़ी में यानी लेखक के घर में अंधविश्वास से मानते थे। और हमारे घर की यानी लेखक के घर की एक भाभी थी, उसका नाम क्या था, दुलरिया। दुलरिया जो पहलवान, यानी दुलरिया किसकी पत्नी थी, पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया की पत्नी। यानी गोकुल भैया की पत्नी का नाम क्या था, दुलरिया था। और वह पत्नी थी। और जो बबूरा धनहुआ गांव के पास वाली चमरोटी के ब्याह कर आई तो एक तरह के मनोरोग से पीड़ित हो गई। उनका अक्सर पेट दर्द करता और वह तुरंत ओझेती वाली भूबत मांगने लगती। यानी वो उसके पेट में दर्द करता तो जो ओझेती वाली भूबत मांगने लगती। उस समय पास के ही चतुरपुरा नामक गांव में एक दलित औरत ओझेती करती थी। उसे लोग चमनिया, यानी जो पास वाले गांव में एक चतुरापुर चतुरपुरा नामक यानी चतुरपुरा नामक गांव में एक दलित औरत जो थी ओजेती करती थी। यानी कुछ ऐसे ही वो ऐसे फपूत वो देती थी, तो उसको क्या कहते थे, उसको चमनिया कहते थे। चमनिया नाम से पुकारने लगे थे। लगभग हर रोज ही वह भभूत लाने को कहती। भभूत यानी आगियारी से बनी राख लाने का काम मुझे ही सौंपा, यानी लेखक को ही सौंपा था वह भभूत लाने का काम। वह चमनिया की भभूत खाते ही कहने लगती कि पेट दर्द बंद हो गया। यानी वह चमनिया की जो भभूत खाने पर कहती कि पेट का दर्द जो है कम हो गया। कुछ दिन तक तो मैं चमनिया से भभूत लाकर उन्हें देता रहा, किंतु बाद में मुझे एक खुरापात सूझी। यानी बाद में लेखक को एक खुरापाती आइडिया सूझी। मैं घर से शाम के समय भभूत लेने निकला और मुर्दहिया के पास नटनिया की झोपड़ी से राख लेकर एक पलाश के पत्ते में लपेटकर कुछ देर बाद वापस आ जाता। यानी बाद में लेखक क्या कहते थे, वह चमनिया से न भभूत लाकर वह नटनिया के झोपड़े के पास से ही राख लेकर पलाश के पत्तों पर रख कर ले आते। और वह कुछ समय के बाद आते, देर के बाद इस राख को भी खाकर वह कहती कि पेट दर्द ठीक हो गया। इसके बाद मैं अनगिनत बार भभूत मांगने पर उस भाभी को नटनिया की झोपड़ी से राख ला ला कर देता रहा और वह ठीक होती रही। कभी कभी तो मैं घर से ही राख ले कभी कभी तो लेखक जो है घर से ही राख लेकर इधर उधर घूम कर वापस आ जाते थे, जिसे खाकर वहाँ ठीक हो जाती थी। वह कहती कि उनका पेट दर्द भूत प्रेत कारण होता था। इस संदर्भ में मुझे याद आता है एक 2500 साल पुराना भूतहा बौद्ध भिक्षु जो बीमार पड़ने पर सुअर के वध्य स्थल पर जाकर उसका कच्चा मांस खाता खाता तथा खून पीकर कहता है कि उनकी बीमारी ठीक हो गई। यानी एक पुरानी कहावत है, एक 2500 साल पहले की। एक बौद्ध भिक्षु था, वह बीमार पड़ गया और जो सुअर वध स्थल यानी जहाँ पर सुअरों का वध किया जाता है उसको सुअर के वध स्थल कहा जाता है। वहाँ पर जाकर वह उस सुअर का कच्चा मांस खाता और खून पीकर कहता है कि मेरी बीमारी ठीक हो गई।
उस भिक्षु के बारे में अन्य भिक्षुओं ने बुद्ध को बताया, जिसके बाद उन्होंने एक नियम बनाकर अनुमति दी कि भूतहे रोग से पीड़ित भिक्षु सूअर के कच्चे मांस तथा खून का सेवन कर सकता है। इस घटना का उल्लेख विनय पिटक के वैशज्य स्कंधक में किया गया है। यानी यह जो बौद्ध भिक्षु बीमार होने पर सूअर का कच्चा मांस खाकर या उसका खून का सेवन करके ठीक हो सकता है, इसका उल्लेख कहाँ पर है? विनय पिटक में वैशज्य स्कंदक में किया गया है। याद रखिए, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। यद्यपि बुद्ध भूत पैताल आदि में विश्वास नहीं करते थे, किंतु मनोरोगियों को ठीक करने के लिए वे नियमों को लचीला बना देते, यानी मनोरोग को ठीक करने के लिए जो नियम थे उसको लचीला बना देते। इन सब घटनाओं से पूर्व सन 1961 की गर्मियों में मैं स्वयं भूतों के संदर्भ में मति विभ्रम का शिकार हो गया था। उन दिनों गन्ने की फसल बोई जा रही थी। जैसा कि गन्ने का कोई जो गेहूं की तरह बीज नहीं होता, यानी गन्ने का जो है गेहूं की तरह बीज नहीं होता, जौ की तरह उसके ज़मीन में गन्ने का ही छोटा सा टुकड़ा काट कर गाड़ा जाता है और फिर उसमें अंकुर आते हैं और फिर वो बड़े गन्ने में तब्दील हो जाते हैं। अभी हमारे यहाँ जो है, अभी वर्तमान में हमारे यहाँ गन्ने की फसल बोना प्रारंभ है, अभी हाल ही में, तुरंत आज ही। तो वह है जारी। उसके उसके डंठल का ही बोझ बांधकर एक दिन पहले पानी में डुबो दिया जाता था, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े कर डंठल बनाकर पानी में डुबो दिया जाता था, जिससे गन्ने के पोल जहाँ से अंकुर निकलते, यानी पोल यानी जहाँ से अंकुर निकलते वहाँ से निकलते हैं, मुलायम हो जाते थे। बोने से पहले गन्ने के 3-3 पोर वाले डंठल को गंडा से काटा जाता था, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में। उस छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते थे गन्ने के? तो पताड़ी कहते थे। याद रखिए, पताड़ी कहते थे। दो पताड़ियों के बीच के बिना पोर वाले हिस्सों को अंगूरी के रूप में जाना जाता है, यानी पोर, जहाँ पर पोर है, जहाँ से अंकुर आने वाला है, उस हिस्से को क्या कहते थे? तो अंगरी कहते थे। याद रखिए, जिसे बच्चे बड़े चाव से चूस खाते थे। उस समय गन्ने की बोवाई से कुछ दिन पूर्व खेतों में लेहड़ बैठाया जाता है, यानी लेहड़ बैठाया जाता था। हमारे गांव में गठरियों का एक परिवार था, यानी लेहड़ यानी जो बकरियां है, भेड़ है, वहाँ बैठाई जाती थी, क्योंकि वो खाद के लिए। और लेका के गांव में एक गठरिया का भी परिवार है, जो सैकड़ों की संख्या में भेड़ पालता था। गठरिया परिवार कुछ शुल्क लेकर बारी बारी से इन खेतों में रात के समय अपनी भेड़ों को बैठा देता। ये भेड़ रात में उसी खेत में रहकर मुतती तथा लेंडी करती थी, यानी जो भी खाद का काम करती थी। खेत उपजाऊ हो जाता था। ये बात सही है, खेत उपजाऊ हो जाता है। इस प्रक्रिया को लेहड़ कहती थी, यानी जो भेड़ बैठाए जाते हैं और भेड़ जो है उसके खाद ये हो जाता है, और फिर उसको, उस प्रक्रिया को लेहड़ कहा जाता था, बैठना कहते हैं। पताड़ी जब भी बोई जाती, एक उत्सव सा माहौल हो जाता था। दलित बस्ती के अपने अपने सभी पट्टीदार उसमें सहयोग देते। अ, बोवनी समाप्त होने पर सभी रिश्तेदारों की ऊख भोज, यानी जो समाप्त होने जाने पर फसल बोने का कार्यक्रम, यानी गन्ने लगाने का कार्यक्रम समाप्त हो जाने पर एक भोज होता था, उसका नाम क्या था? ऊख बोई। हमारी मराठी में गन्ने को ऊस कहा जाता है, तो वो कहते हैं ऊख बोई दिया जाता है। ऊख बोई की दावत शादी विवाह जैसी होती होती थी। ऊख बोई के पीछे मान्यता यह थी कि गन्ना जीवनदायी फसल है, इसलिए उनकी बुवाई का दिन त्योहार जैसे होता है, यानी वह गन्ना जो है वह क्या है? जीवनदायी फसल है, और इसलिए उसका अ, उस अ, उस बोने का कार्यक्रम जो है एक त्यौहार के जैसा होता है। बुवाई के दिन गन्ने के खेतों में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी, किंतु सिंचाई के साधन बहुत कम थे। गांव के एक कुएं में एक पंडित का रहट रहट अभी नया नया लगा था। रहट एक बैलगाड़ी के पहिए के बराबर बड़ी सी अ, गीली होती थी, जिस पर से गुजरती हुई पचासों डब्बे नुमा छोटी छोटी बाल्टियाँ कुएं के पानी में लटकी होती थी। जिस मशीन को दो बैलों की जोड़ी के माध्यम से गन्ना की पेराई करने वाली कल मशीन की तरह चलाया जाता था। इस तरह रहट के चलने से बाल्टियाँ का पानी लगातार कुएं से बाहर नाली में गिरकर खेतों में चला जाता था। कितना बचा है देखते हैं। यह अंश ज़्यादा हो तो रुकेंगे, क्योंकि तबीयत भी खराब है।
सर्दी हुई है, क्योंकि खैर यहाँ पर हम रुकते हैं, बहुत लंबा है यह अंश। चलो बुद्ध की राह, यह अगला है 6वां। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। क्योंकि ज़्यादा लंबा पढ़ाने से क्या होता है, एक सुनने में एक ऊब सी उत्पन्न होती है, इसलिए कम से कम वैसे ही देखा जाए तो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, स्कूल में नियम ही होता है, बोलने की या सुनने की जो क्षमता है वह क्षमता 45 से 50 मिनट की होती है। इसीलिए कॉलेज में लेक्चर का समय जो है वह 45 मिनट से 50 मिनट ही रखा जाता है। तो हम रुकते हैं यहाँ पर, ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।